टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करें आज की अपनी वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपको एनटीपीसी के लिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक रेगुलर जो है क्विज़ बेस्ड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज का जो हमारा क्विज़ होगा वो स्टैटिक जीके पे होगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि स्टैटिक जीके की भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे लॉन्ग टर्म तक। तो आपके लिए स्पेशली फ़िलहाल अभी जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस की भी वीडियो जो है आपको मिलेगी और स्टैटिक जीके की। तो कुछ दिन हम लोग स्टैटिक जीके की भी वीडियोस देखेंगे जिसमें हम लोग सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आपका जो है पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर वाइज भी आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी कराए जाएंगे। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपका ये वाले सेशंस जो हैं वो चलते रहेंगे। साथ में अनदर सेशंस जो भी चल रहे हैं आपके यहाँ पे तो वो भी आपके एज इट इज़ ही चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये स्टैटिक जीके की वीडियो है और इसके एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिए लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल, देखिए यहाँ पे कुछ मैंने इंग्लिश में भी लगा दिया है क्योंकि कुछ लोग जो है उनको प्रॉब्लम हो रही थी। वो लोग बोल रहे थे कि मैम क्वेश्चन एटलीस्ट इंग्लिश में लगा दिया करिए ताकि हमें समझ में आए, तो आपके लिए लगा दिया गया है। और जिसके ऑप्शंस नाम होता है खाली कोई भी ऐसे नॉर्मल सा, तो उसका ऑप्शन जो है वो इंग्लिश में नहीं रखा गया। बाकी अगर कुछ भी चेंज है तो वो आपका इंग्लिश में वहाँ पे नाम भी रखा गया है। ठीक है, चलिए देखते। देखिए लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना लॉन्च की थी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं भाई। देखिए लिखा हुआ है आपका 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल का जो दिन है ये मनाया जाता है एज पंचायती राज दिवस। याद रखिएगा, इस दिन को मनाते हैं हम पंचायती राज दिवस के तरीके। और इस दिन आपकी एक नई योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई जिसका नाम रखा गया स्वामित्व योजना, यानी कि मास्टरी स्कीम। ठीक है, ये स्वामित्व योजना नाम रखा गया था इस योजना का। और ये योजना जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की थी। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या है ये योजना। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो लोग भी ग्रामीण इलाके से आते हैं, ठीक है, उनके पास या तो अपनी ज़मीन के पूरे कागजात नहीं होते हैं या होते हैं तो वो कहीं खो गए होते हैं, मतलब बहुत पुरानी ज़मीन है तो उसका डेटा उनके पास नहीं होता है। या कई बार उनको जो पैमाइश होती है, यानी कि जो नापा जाता है, भूमि नापन किया जाता है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते हैं लोगों की, रिश्तेदारों के आपस में कि ये जगह हमारी है, नहीं, वो लोग कहते हैं कि नहीं इस पे हमारा अधिकार है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए क्या एक चीज़ शुरू की गई, ये शुरू की गई स्वामित्व योजना। क्या था इस स्वामित्व योजना के अंतर्गत? तो इस योजना के अंतर्गत भूमि की पैमाइश के लिए गूगल मैप्स और ड्रोन से भी भूमि की पैमाइश की जाएगी। ठीक है, ड्रोन का भी यूज़ होगा, इसके अलावा गूगल मैप की भी सहायता ली जाएगी। और जिनके जो भी कागजात नहीं बने हैं, ठीक है, या खो गए हैं, तो उनको उनके कागजात भी बना के दिए जाएंगे। इससे किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, उनका ज़मीन पे उनका मालिकाना हक जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी दिक्कतें जो आती हैं उससे बचने के लिए ये जो स्वामित्व योजना है ये शुरू की गई है। ठीक, चलिए, तो मैंने आपको बताया कि ये जो स्वामित्व योजना है ये 24 अप्रैल 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। और 24 अप्रैल को वैसे कौन सा दिवस होता है? पंचायती राज दिवस। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस किस दिन मनाता है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र है वो अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस जो है वो किस दिन मनाता है। तो आपको एक चीज़ बता दें कि एक ही दिन आपका स्पेनिश भाषा दिवस और अंग्रेजी भाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। और वो दिन कौन सा है आपका? 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल जो है उसी दिन आपका अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस जो है मनाया जाता है। मैंडेरिन और इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा जो है वो आपकी स्पेनिश है। ठीक है, और थोड़ा सा और इसके बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं कि जिस दिन 23 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है
उस दिन आपका एक दिवस और मनाया जाता है जिसको बोलते हैं विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस भी आपका 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी जितनी भी डेट्स यहाँ पे दी हैं उनको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन सी डेट को कौन सा दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं, सभी लोगों को पता होगा कि जो अंग्रेजी भाषा दिवस है उसी दिन आपका स्पेनिश दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये क्यों अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है? इसी दिन आपका 23 अप्रैल के दिन ही विलियम शेक्सपियर की जन्म भी हुआ था और 23 अप्रैल को ही उनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, 23 अप्रैल को ही उनका जन्म भी हुआ था और 23 अप्रैल को ही उनकी मृत्यु भी हुई थी। इसलिए इस डेट को एज इंग्लिश लिटरेचर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि मनाने का रीज़न क्या है अंग्रेजी भाषा दिवस। अब देखिए लिखा हुआ है 7 सितंबर, तो 7 सितंबर को भाई क्या मनाया जाता है? 7 सितंबर को ब्राज़ील अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जो भी पॉइंट्स आप लोग बनाते हो साथ साथ में बनाते चला करिए ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस कब? 7 सितंबर को। ठीक है, उसके अलावा फिर है आपका, देखिए लिखा हुआ है 13 जुलाई। 13 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 13 जुलाई को कश्मीर में शहीदी दिवस, मार्टियर्स डे जो है वो मनाया जाता है। शहीद दिवस या शहीदी दिवस। ठीक है, मार्टियर्स डे। अब देखिए 23 अप्रैल तो आपका हो ही गया था, बचा है 22 मार्च। 22 मार्च को सभी लोग जानते होंगे विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस भी जो है मैंने डिटेल में बता दिए, जिसके भी ऑप्शन समझाने लायक होंगे तो वो हम साथ में देखते चलेंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंडमान सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? देखिए, अंडमान निकोबार में जो जेल बनी है, जो कि अभी पोर्ट ब्लेयर में है ना, पोर्ट ब्लेयर बोलते हैं उसको, सेल्यूलर जेल नाम है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, सेल्यूलर जेल नाम है। इसी में बोलते थे कि काला पानी की सजा दे दी गई है ना। काला पानी की सजा क्या, इसी जेल में ले जाके जितने भी क्रांतिकारी लोग होते थे उनको बंद कर दिया जाता था, क्योंकि यहाँ से जाने का कोई भी उनके पास तरीका जो है वो नहीं होता था। बहुत सारे क्रांतिकारियों को यहाँ पे बंद किया गया था। तो उसी में से आपके एक थे वीर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर थे, इनको भी बंद किया गया था। अभी हाल में थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब लगभग 5-6 महीने हो गए होंगे, आपने देखा होगा सावरकर पे काफ़ी बवाल हो रहा था कि सावरकर जो विहिप नेता हैं, बाकी के जो हिंदू नेता हैं राष्ट्रवादी, वो क्या कर रहे थे, समर्थन करते हैं वीर सावरकर का। वहीं कुछ लोग उनको क्या बताते हैं, अगेंस्ट बताते हैं, मतलब उनको एक तरीके से शहीद का दर्जा नहीं देना चाहते, या फिर बताते हैं कि उन्होंने जो भी कार्य किए वो अपनी मनमर्जी से किए, बहुत गलत किया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, तो ये तो गलत है। खैर, वीर सावरकर का योगदान जो है वो हम लोग सभी लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हैं। और कहा जाता है कि वीर सावरकर जब जेल में बंद थे तो उन्होंने एक पत्थर से, ठीक है, एक पत्थर से दीवार पर लिखा था, लगभग कहते हैं 6000 कविताएं लिखी थी, देशभक्ति से जो देशभक्ति जगाने वाली ऐसी कविताएं कुछ, और इसके अलावा अपने भारत का इतिहास वगैरह वो सब। क्योंकि वो खाली रहते थे तो उनके दिमाग में ये था कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूं, तो वो क्या करते थे, वहाँ पे दीवारों पर लिखा करते थे। ठीक है, चलिए, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। नंदलाल बोस, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, इनसे कोई फिलहाल हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना जो है उससे किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना वैसे तो आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, और ये आपके सोनभद्र के जो सोनभद्र की पिपरी में बहुत सारे पहाड़ हैं, वहाँ पे रिहंद नदी स्थित है।
उसी नदी पर ये बांध बनाया गया है। ये कृत्रिम बांध है और कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है। ठीक है, सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है, जिहंद नदी पर बनाया गया है सोनभद्र के पिपरी में। ठीक है, और ये आपका जो है कह रहे हैं कि किन राज्यों की सिंचाई होती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कुछ जगहों पे सिंचाई वगैरह जो है की जाती है। देखिए उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो भी आपके इलाके हैं वहाँ पे बेसिकली आप समझ ही सकते हो, अगर आपको पता है कि कहाँ पे नदी स्थित है या कहाँ पे प्रोजेक्ट है तो आप लगा सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने बताया कि आपको इसके अलावा कहाँ पे ये मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पे इससे जो है सिंचाई वगैरह का काम होता है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से स्थित है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में बिजली से चलने वाली पहली रेलगाड़ी कौन सी थी। अब देखिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं तो हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अरेंज करके रखे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप उसको कर पाओ। ठीक है, तो भारत में बिजली से चलने वाली पहली रेलगाड़ी जो थी वो कौन थी भाई, डेक्कन क्वीन। कई बार पहले भी बता चुकी हूँ मैं, इसको दक्कन की रानी या दक्कन की क्वीन कहा जाता है। ठीक है, डेक्कन क्वीन या दक्कन क्वीन। तो ये जो ट्रेन थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन, और ये कहाँ से चली थी, ये आपकी कहते हैं कि विक्टोरिया सेंट्रल से लेकर के ये आपकी चली थी कुर्ला तक। सेंट्रल से कुर्ला तक यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, नहीं तो बांद्रा से कुर्ला भी लिखा रहता है कहीं कहीं। ठीक है, तो ये आपकी डेक्कन क्वीन जो कि विक्टोरिया सेंट्रल से कुर्ला तक चली थी, ये पहली इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन थी। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि किस ईयर में ये चलाई गई थी, पूरा जो है ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है, तो जल्दी से बताइएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। लॉरियस पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए लिखा हुआ है दवा यानी कि मेडिसिन, पत्रकारिता, ठीक है, और खेल और राजनीति। तो देखिए इनमें से आपका जो लॉरियस पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, खेल जगत से संबंधित है। खेल में जितने भी लोग हैं जो अच्छा करते हैं, स्पोर्ट्स में जो भी लोग अच्छा करते हैं उनको ये लॉरियस पुरस्कार से नवाजा जाता है। जैसे मेसी को मिला था, बहुत सारे लोगों को ये लॉरियस पुरस्कार जो है मिल चुका है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि किसको किसको मिला है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं कोशिश करूँगी कि आपको पुरस्कार और मतलब प्राप्तकर्ताओं के नाम सारे ऐसी एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दी जाए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्बल रॉक्स किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ऑप्शंस हैं आपके मिजोरम, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं मार्बल रॉक्स यानी कि संगमरमर का एक तरीके से पूरा यहाँ पे रॉक्स मिलती हैं, और ये आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर है, आपने सुना होगा। यहाँ पे ही आपका जो है ये मार्बल रॉक्स यानी कि संगमरमर से रिलेटेड जो रॉक्स बनी हुई हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेस है, एक टूरिस्ट मतलब कि टूरिज्म लायक प्लेस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं घूमने आते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। तो ये कहाँ पे स्थित है, देखिए ऑप्शंस थे आपके मिजोरम, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो आपका मध्य प्रदेश जो है वो राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पुस्तक अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा किस लेखक द्वारा लिखी गई है। द बुक अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, देहरा जो है आपका देहरादून से रिलेटेड है। ठीक है, इज रिटन बाय विच ऑथर, आर के नारायण, अमीश त्रिपाठी, रस्किन बॉन्ड या फिर चेतन भगत। ठीक है, तो आपका इसमें से राइट हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड है तो वैसे विदेशी, लेकिन इनको भारत जो है बहुत अच्छा लगा, भारत में रहे भी बहुत टाइम तक और रहते भी हैं मोस्टली। इनकी जो रचनाएं हैं जब से वो भारत पे एक बार ट्रैवल में आए थे तब से इनकी रचनाएं भारत के लिए बहुत ज़्यादा, इवन आपके कोर्सेज में भी इनके जो चैप्टर हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो बुक है
आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, वो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा बाकी के जितने यहाँ पे ऑथर्स हैं इनकी भी बुक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, किस शहर में स्थित है? नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट पे बेस्ड मैंने वीडियोस बनाई हैं, उनको देख लीजिएगा, वो भी बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर में स्थित है। ठीक, बहुत सारे हो सकेगा तो मैं फिर से एक बार बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पे वीडियो आप लोगों के लिए एक बना दूंगी। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट पे बताते रह करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। अब देखिए लिखा हुआ है फवंगपुई ब्लू नेशनल पार्क जो है वो किस शहर में स्थित है? तो ये नेशनल पार्क आपका देखिए ऑप्शंस हैं, तेलंगाना, मिजोरम, महाराष्ट्र और सिक्किम। तो ये आपका मिजोरम राज्य में है। कहाँ पे है? मिजोरम राज्य में है। कौन सा? फवंगपुई। ठीक है, फवंगपुई। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आपके नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मैं पूछ ले रही हूँ। प्रथम नेशनल पार्क जो है वो किसे बनाया गया था? प्रथम नेशनल पार्क जो बनाया गया था वो कहाँ पर स्थित है? मुझे नाम भी बता दीजिए और उसका प्लेस भी बता दीजिए। ये आप लोगों के लिए एक वर्क है, होमवर्क है, इसको मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने देख लिया। तो इसमें कुछ स्टैटिक जीके के मिक्स्ड क्वेश्चन थे, कुछ हम लोगों ने करंट के भी देखे और कुछ इंपॉर्टेंट आपके और भी चीज़ें देखी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आई होगी। तो जल्दी से हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।